राजद सुप्रीमो लालू यादव पर फिर शिकंजा, सीबीआई की छापामार कार्रवाई जारी, लालू पर लगे फर्जी जमीन बंटवारे के आरोप। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरंग का काम शुरू होते ही दर का पहाड़, 10 मजदूर लापता, मजदूरों को बचाने के लिए बचाव कार्य। एमपी में पंचायतों का आरक्षण तय करने की प्रक्रिया जारी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% आरक्षण सीट रिजर्व, आरक्षण की सूचना का होगा प्रकाशन। रायपुर में मंत्री रविंद्र चौबे ने की अधिकारियों के साथ बैठक, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और शहडोल के मऊ से फांसी लगाकर खुदकुशी का मामला, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने अपने कक्ष में लगाई फांसी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और पहली खबर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई, जहां एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी ने शिकंजा कस दिया है। उनसे जुड़े 17 ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई बिहार के सीएम कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव के कथित भ्रष्टाचार को लेकर की जा रही है। सीबीआई ने शुक्रवार सुबह एक साथ कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के अनुसार लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि राजद नेता के खिलाफ रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर नया केस दर्ज किया गया है। और इस खबर पर हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र कानून को, खबर भारत के न्यूज एडिटर। राजेंद्र जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें कहीं से भी कम हो नहीं रही है। चारा घोटाला, रेलवे भर्ती घोटाला और भी कई प्रकार के बड़े घोटाले हैं जो उनके द्वारा उनके शासन काल में, और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को कुर्सी सौंप दी थी जब वो केंद्र में चले गए थे। तो इस प्रकार से घोटालों की एक लंबी फहरिस्त उनके पूरे कार्यकाल की रही है। और उस कार्यकाल में चारा घोटाले में उनको बहुत मुश्किल से बेल मिली। और अब नया एक जो है वो कांड खुल गया है रेलवे भर्ती घोटाले का। तो इस केस में जो है उनकी पत्नी के और उनकी बेटी के मीसा भारती के जो 17 ठिकाने हैं उन पे सीबीआई की छापामार कार्रवाई जो है वो पड़ी है। अब इस कार्रवाई का नतीजा क्या निकलेगा ये अभी कहना कठिन है, लेकिन हाँ, लालू यादव की मुसीबतें जो है वो किसी प्रकार से कम होने वाली नहीं है। एक प्रकार से ये इस चीज का द्योतक है कि जितने भी कारनामे उनके द्वारा किए गए हैं अभी तक, उन कारनामों का कहीं न कहीं हिसाब जो है वो अब उनको देना पड़ रहा है। और यदि ये कहा जाए कि राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई है तो इसको राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जाएगा। बाकी वास्तविकता ये है कि उनके कार्यकाल में जो है काफी घोटाले हुए हैं और अब उनका हिसाब उनको देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि स्पष्ट है राजेंद्र जी, मुझे लगता है आप भी इस बात को मान रहे होंगे कि कार्यकाल में रहते हुए भले ही आप कितने भी गड़बड़ घोटाले कर लें, लेकिन जैसे ही आप पद से हटेंगे तो जो नज़र है दूसरे पदभार की, जो जिम्मेदारी उठाएगा, उससे आप बच नहीं सकते। जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी और आपके जो काले कारनामे वो सामने आकर रहेंगे। बिल्कुल, जो भी करेगा जैसा उसको वैसा भरना पड़ेगा। ये एक मूलभूत सिद्धांत है कि हर राजनीतिज्ञ पे, हर बड़े अधिकारी पे और हर व्यक्ति पर निर्भर मतलब लागू होता है। तो लालू यादव जो है वो जेपी आंदोलन में नेता के रूप में उभरे थे। उसके पश्चात से उनने जो अथाह संपत्ति कमाई है और उस संपत्ति का अब उनको हिसाब देना पड़ रहा है कि भाई आखिर ये पैसा आया कहाँ से, सही इतना।
तो निश्चित रूप से करने का फल जो है वो यहीं पर दिखाई देता है। बिल्कुल, दाग रहित राजनीति बहुत जरूरी हो गई है, लेकिन ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से विपरीत जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़ने के लिए। जी। जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने के लिए दूसरे ट्यूब का निर्माण करने के लिए कार्यदायी एजेंसी ने गुरुवार की रात लगभग 11:30 बजे जैसे ही मशीनरी को पहाड़ की खुदाई के लिए लगाया, वैसे ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। जम्मू कश्मीर हाईवे पर रामबन जिले के खूनी नाला मगरकोट के पास सुरंग निर्माण का काम शुरू होते ही गुरुवार की देर रात पहाड़ दरक कर नीचे आ जाने से 10 मजदूर लापता हैं। इसके साथ ही खुदाई में लगी मशीनरी भी दब गई है। बचाव कार्य अभी जारी है। कई टीमें मौके पर डटी हुई हैं। मलबा नीचे आने के साथ ही हाईवे पर वाहनों को रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आरक्षण की सूचना का प्रकाशन भी होगा, जिसमें 25 मई तक आरक्षण की कार्रवाई पूरी करनी होगी। साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% आरक्षण की सीमा में रहकर ओबीसी वर्ग के लिए सीट रिजर्व करनी होगी। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र कानूनगो जी, न्यूज एडिटर खबर भारत भोपाल से, हम उनसे चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, एक और मुद्दा जो कि महत्वपूर्ण आरक्षण को लेकर जो गाइडलाइन जारी हो गई है, सभी कलेक्टर को जो निर्देश दे दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया रिवाइज पिटीशन के ऊपर कि 50% आरक्षण के साथ जो है चुनाव कराए जाएं, हाँ। 50% से अधिक आरक्षण ना हो एससी, एसटी, ओबीसी तीनों वर्गों का मिलाकर, हाँ। उसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के संकेत मिल गए। हाँ। हालांकि चुनाव आयोग जो है वो पहले से पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हुआ था और जैसे ही ये निर्देश लागू हुए उनने अपना काम शुरू कर दिया और उन निर्देशों के तहत जो है मंत्रालय के पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी कलेक्टर्स को जो है निर्देश दे दिए गए कि 50% आरक्षण के तहत जो है वो चुनाव होंगे, उसकी आप तैयारी करें। पंचायतों के आरक्षण का कार्यक्रम अब जारी होने वाला है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। 25 मई तक ये कार्रवाई पूरी करना है। इसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह से एकजुट लगे हुए हैं। राजनीतिक दल भी जो है अपने अपनी नीति बना रहे हैं। राजनीति, रणनीति, कूटनीति जो भी है वो सब कुछ लागू होगी और पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं वो अब संपन्न होने की स्थिति बन गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़ने के लिए। जबलपुर में युवा कांग्रेस ने बड़ी संख्या में आज स्मार्ट सिटी कार्यालय के सामने नारेबाजी की है, साथ ही कार्यालय का घेराव भी किया। वहीं कांग्रेस ने कार्यालय के सामने ठेला भरकर धूल मिट्टी फेंककर प्रदर्शन कर विरोध भी जताया। साथ ही युवा कांग्रेस का कहना है कि पूरे शहर में गड्ढे खोदे गए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों को बर्बाद कर दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ने ज्ञापन देकर ये मांग की, जल्द ही शहर को धूल मिट्टी से निजात दिलाई जाए। पूरे शहर में टूट फूट के कारण, सड़कों में गड्ढे होने के कारण धूल भरा माहौल है। आम जनता धूल से परेशान है। दुर्भाग्य है हमारा कि कोरोना के जाने के बाद हमको मास्क से मुक्ति मिली, परंतु ये धूल के कारण आज हमको मास्क लगाना पड़ता है। आम जनता हमारी परेशान हो रही है। इस बात को लेकर स्मार्ट सिटी का घेराव किया गया युवक कांग्रेस के नेतृत्व में। हम लोगों ने चिताया, उनको चेतावनी दी है कि आप 15 दिन के अंदर सारी सड़कें ठीक कर लीजिए और शहर को धूल मुक्त कीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़े आंदोलन स्मार्ट सिटी और कमिश्नर नगर निगम के खिलाफ किए जाएंगे। जबलपुर का दूसरा नाम धूलपुर कर दिया गया है, क्योंकि हमारा जो स्मार्ट सिटी का जो प्रशासन है
वो इतना लचर और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है कि इनके अधिकारियों की आंखें नहीं खुल रही थी। इसीलिए आज हमने ठेले में धूल रखी है और धूल रख के हमने आज यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी का प्रशासन है उसको हमने धूल भेंट करी है और स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जिन सड़कों को उन्होंने छील कर धूल में तब्दील कर दिया है, यही मांग हमारी थी कि उन सड़कों पर आप क्रशर डस्ट तुरंत भिजवाएं, दिन में 4 बार तराई कराएं और 1 महीने का भीतर का हमने समय दिया है। उनका ये कहना है कि जो स्मार्ट सिटी और अन्य डिपार्टमेंट भी जो विकास कार्य कर रहे हैं तो उनसे काफ़ी धूल उड़ रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसके संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि मैक्सिमम हमारी जो रोड्स हैं, जैसे हम मानस भवन के आसपास खड़े हैं तो हमने एक लेयर कर दी है, तो यहाँ तो धूल से काफ़ी निजात मिल गई है। और गोल बाजार में भी हमारा अभी काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है, तो हम जल्द से जल्द सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में शासन की प्राथमिकता वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि उनके विभाग में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ नागरिकों तक समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। है कि जिला समीक्षा के बैठक का एजेंडा ये नहीं था, लेकिन इस विषय पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय गृह मंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए रायपुर संवाददाता नवेज अहमद खान। नवेज, जिस तरह से खबर है रविंद्र चौबे जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कई अधिकारीगण उसमें मौजूद थे। क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में? जी नवेज। नवेज, आप तक आवाज पहुंची? नवेज, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। नवेज, क्या हुआ इस महत्वपूर्ण बैठक में? रविंद्र चौबे जी ने क्या दिशा निर्देश दिए? सरकार की प्राथमिकता वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक मंत्री रविंद्र चौबे ने की है। और इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं जिससे गरीब लाभान्वित होते हैं, गरीब और नागरिक लोग जो लाभान्वित होते हैं, उन वो सरकार की वो योजनाएं गरीबों तक के अच्छे से समय से पहुंचे, यह सुनिश्चित करें अधिकारी। ऐसा निर्देश मंत्री रविंद्र चौबे ने इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिया है। बिल्कुल, क्या कहना है? किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, उसके लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें संचालित अनेक कार्यक्रमों की तारीफ रविंद्र चौबे मंत्री ने की है। और इस तरह के अभियान और शिविर लगा करके जो गरीब और जो आम नागरिक हैं, जो सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ देकर उनके दुख दर्द को दूर करने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवेश जुड़ने के लिए। शहडोल के मऊ से फांसी लगाकर खुदकुशी करने का एक मामला सामने आया, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने अपने कक्ष में फांसी लगा ली। इसके बाद लोगों ने प्राचार्य को बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस इस पूरे की जांच में जुटी हुई है। शहडोल की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्राचार्य ने अपने ही कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या की। और हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं शहडोल से, हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या खबर है, क्या है पूरा मामला, ये कब की घटना है? अमर जी। अमर जी मैम, क्या खबर है? प्राचार्य, ऐसी क्या परेशानी थी, कुछ खबर निकल कर आई है बाहर? मैम, जो शहडोल जिला है, ब्यौहारी थाना क्षेत्र के स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहाँ के प्राचार्य ने अपने प्राचार्य कक्ष में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। हाँ। और इस मामले में ब्यौहारी थाना प्रभारी से मेरी बात हुई
तो उन्होंने बताया कि ये घटना 18 मई शाम की है। उनके पास शाम को फोन आया था, वो अपने टीम के साथ वहां पहुंचे थे। हाँ। आत्महत्या का कारण अभी अज्ञात बताया गया है, जिसकी जांच अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। हाँ। और उन्होंने बताया कि जैसे ही सच सामने आता है तो सबके सामने रखा जाएगा कि ये आत्महत्या उनका व्यक्तिगत कारण था या विद्यालय से कोई संबंधित था। जी बिल्कुल। क्या विद्यालय वालों का क्या कहना था? विद्यालय वालों का भी वही कहना है मैम अभी कि जो उनने खुदकुशी की है, इसमें अभी उनको भी जानकारी नहीं लग पाई है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि अपने प्राचार कक्ष में ही उन्हें फांसी लगानी पड़ी। ये कक्ष जहाँ पर उन्होंने फांसी लगाई है, क्या वो विद्यालय के प्रांगण में था? जी, विद्यालय का प्रांगण ही था, विद्यालय ही था, उनका खुद का कक्ष था जहाँ वो बैठते थे। जी। प्राचार्य कक्ष ही था। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर। जी मैम। सरदारपुर के दसई से मजदूरों से भरा ट्रैक्टर अचानक असंतुलित होकर पलट गया। वहीं इस हादसे में मौके पर एक व्यक्ति की दबने से मौत हो गई। 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम की मदद से घायलों को धार अस्पताल रेफर किया गया। सरदारपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की स्थितियां वहां बनी हुई हैं। तमाम लोगों की मौजूदगी में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासन के साथ ही वहां के स्थानीय लोग भी लोगों की मदद में जुटे हुए। और सरदारपुर से हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता नरेंद्र पवार। नरेंद्र, जिस तरह से हम ये दृश्य देख सकते हैं, काफी क्या स्थिति वहां की बनी हुई है इस वक्त? बता देना चाहूंगा कि यह कृषि कार्य करके प्याज की कटाई करके मजदूर लोग वापिस अपने घर की ओर आ रहे थे, जब असंतुलित होकर ट्रैक्टर ट्राली पलटने से करीब 9 जने को यहाँ पर चोटें आई है। इसमें से एक की मृत्यु हुई है और बाकी को सरदारपुर अमजेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है और वहीं 2 को धार रेफर किया गया है। वहीं पर 100 डायल की मदद से यहाँ से भेजा गया है। बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील की सबसे बड़ी चौकी है, जिसके यहाँ पर 108 की सुविधा होना चाहिए, पर वो 108 की सुविधा नहीं है। बिल्कुल, तो इसका मतलब मदद कितनी देर में पहुंची वहां? बता देना चाहूंगा कि 100 डायल करीब उसको आधा घंटा लगा 100 डायल को आने में यहाँ पर। हालांकि 100 डायल ने सभी घायलों को उपचार के लिए ले गए, पर इसके बाद में एक शव के लिए यहाँ पर 108 आना चाहिए, पर वह नहीं आते हुए पुलिस ने उसकी मदद करके पुलिस के ही खुद के वाहन में उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिल्कुल। कितने लोग सवार थे? खबर के मुताबिक तो 9 मजदूर घायल हुए हैं। कुल संख्या कितनी रही होगी? घायलों की संख्या करीब 9 है और एक मृतक जो है मतलब टोटल 10 हैं। बिल्कुल। क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? पुलिस प्रशासन द्वारा तो सब तरह से कार्रवाई की गई है यहाँ पर पहुंचकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।